टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी टीम को मिली शिकस्त के बाद आज खवातीन हॉकी टीम से मुल्क को काफी उम्मीदें हैं। खवातीन हॉकी के सेमीफाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला आज दोपहर 3 बजे अर्जेंटीना से होगा। वाज़ रहे कि 2016 के रेव ओलंपिक्स में टीम 12वें नंबर पर थी। इसके अलावा 1980 में टीम चौथे नंबर पर थी, ताहम उस वक्त कोई सेमीफाइनल मैच नहीं था। टॉप 3 टीमों का फैसला पोल मैचों की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। टोक्यो ओलंपिक में वुमेन हॉकी टीम की सेमीफाइनल में जीत के लिए इलाहाबाद में मुस्लिम शायकीन की तरफ से इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। शहर के मुमताज मुस्लिम तालीमी इदारे मजीदिया इस्लामिया कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में हॉकी के साबिक खिलाड़ियों के अलावा जूनियर खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इलाहाबाद में वाक़ई नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से ताल्लुक़ रखने वाले गुरजीत कौर और निशा वारसी टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम का हिस्सा है। इज्तिमाई दुआ के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड में कौमी परचम लहराया गया और हॉकी टीम की पुरजोश तरीके से हौसला अफजाई की गई। तरह से कर रहे हैं कि हमारी टीम इंडिया महिलाओं की टीम सेमीफाइनल में है। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लाएगी। प्लस पुरुषों की टीम जो है थर्ड प्लेस के लिए कल फाइट करेगी। हमारी दुआएं, हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ भी है कि दो तरह का महिलाएं भी मेडल लेके गोल्ड मेडल लेके आए, उनके लिए दुआ है। और हमारा पुरुष टीम के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए उम्मीद कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं। भारत आज एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत की महिलाएं भारत के लिए आज पूरी तरह से मेडल लेने के लिए तैयार हैं और हम सबकी यहाँ उनके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक साथ मिलकर उनके लिए दुआएं हैं कि वो हमारे लिए मेडल लेकर आए और भारत का नाम गौरव करें। मुक्केबाजी मुकाबले में तुर्की की खिलाड़ी से लवलीना को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, लेकिन लवलीना ने अपनी बहादुरी से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। अब लवलीना को कांसे के मेडल के साथ वापस आना पड़ेगा। मुल्क भर में लवलीना बोरगोहीन की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ हो रही है। पीएम मोदी ने लवलीना से बात की और उनकी हौसला अफजाई की। इसके अलावा सदर जमहूरिया ने भी ट्वीट कर मुबारकबाद दी और लवलीना की कोशिशों को सराहा। सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी मुक्केबाज लवलीना को जरूर शिकस्त हुई, लेकिन लवलीना ने लाखों लोगों का अपनी बहादुरी से दिल जीत लिया। लवलीना ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देश की नई विजेता लवलीना हमारे साथ है। लवलीना, बहुत शुभकामनाएं। मैच हारा है, दिल जीता है, मेडल जीता है। थैंक यू। मैं आज मेडल मिला यहाँ पे, इसलिए तो खुश हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा दुखी भी हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम में और भी मेडल लेके इंडिया का नाम रोशन करूँ। आज तुर्की के साथ मैच था, पहले मैच बहुत इजीली जीते, मगर आज बहुत मुश्किल हुआ, मगर फाइट तो हो गई बहुत बढ़िया। हाँ जी, जैसे मेरा आज का ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर मैं उसके लिए स्ट्रेटजी बनाया था कैसे खेलना है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, तो उसके लिए तो हाँ थोड़ा ख़राब लग रहा है। आपके लिए गांव में खास एक सड़क बनाई है, अब नई सड़क पे जाएंगे आप? हाँ जी, अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत दिन घर नहीं गया, तो 1 साल ही होने वाला है, तो अभी नया रास्ते से घर जाऊँगी, तो बिल्कुल अच्छा ही है, एक्साइटेड हूँ। आपकी 2 सिस्टर थी, वो किक बॉक्सिंग करती थी, आज आपने एक बड़ी मुकाम हासिल किया है। क्या संदेश देंगे भारतीय खिलाड़ियों को? भारतीय खिलाड़ी को संदेश तो हम अगर कुछ चीज़ सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो बिल्कुल कर पाते हैं और हर कोई कर सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, खुद पे विश्वास रखना चाहिए। और आपके कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड चाहिए, उसके बारे में? हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना है, संध्या गुरुंग मैडम को, क्योंकि आज तक एक वोमेन को हमारे बॉक्सिंग में नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, वो डिजर्व करता है। लवलीना के कोच से भी न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की और लवलीना की कोशिशों के बारे में जाना। भारत ने आज बॉक्सिंग में इतिहास रचा है और उसके कोच कोमर साहब हमारे साथ है। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है एज अ कोच। जी बिल्कुल, एज ए कोच तो सभी को गर्व है कि हमने एक बॉक्सिंग में मेडल जीता है
लेकिन उम्मीद आज हम लोग यही कर रहे थे सारे हम फाइनल तक जाएंगे और ब्रॉन्ज का कलर चेंज करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम लोग खुश है, सारे बॉक्सिंग फैमिली खुश है कि हमारे बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल है। लगातार दूसरी वुमेंस ने मेडल जीता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो देखा जाए तो अच्छा है। हमारा मैरी का भी आप देखेंगे बहुत टफ बाउट 3-2 रहा। पूजा ने भी बहुत कोशिश किया, सिमरन ने भी कोशिश किया, तो ठीक है। एक्सपीरियंस कम है, ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स खेल रहे हैं और उस हिसाब से हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल रहा है, बहुत अच्छा है। आज आपने मेडल जीता है, मगर मैच हारी है, मगर मेडल जीता है, दिल जीता है। बिल्कुल, मैच हरा है, मेडल जीता है, ये कंफर्म हो गया था पहले ही कि हम सेमीफाइनल में है। ब्रॉन्ज तो है हमारा, लेकिन उसका कलर कैसे चेंज करें, क्योंकि पहले भी एक वुमेन में ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो हमारा टारगेट यही था कि इसको और ऊपर हम लेवल लेके जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश रहेगी कि आगे और अच्छा करें। आज ये तुर्की का मैच था, कैसा था? नहीं, तुर्की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्सर थी, पावर पंचेस थे उसके, वर्ल्ड रैंकिंग 1 है, वर्ल्ड चैम्पियन है करंट का, तो उसके साथ खेलना बहुत टफ था। लेकिन लवलीना ने बहुत कोशिश किया और हम लोगों ने स्ट्रेटजी भी बनाई थी, लेकिन वो स्ट्रेटजी ठीक काम नहीं कर पाई। फिर लवलीना को हम लोगों ने जिस टाइम बाउट होनी है 4 दिन से उसी टाइम पे ट्रेनिंग करवा रहे थे। एज ए कोच हम लोग बॉक्सर बन करके उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे कि ऐसे ऐसे आपको खेलना है। बहरहाल हमारा एक ब्रॉन्ज रहा, हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। इंडियन वुमेन हॉकी टीम और मर्द हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम की है। इंडियन वुमेन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की, जिसके बाद टीम की खिलाड़ी निशा के घर में जश्न का माहौल है। घर वालों के साथ साथ पूरे मुल्क को उम्मीद है कि हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम इस बार ओलंपिक्स में मुल्क के लिए मेडल जरूर जीत कर लाएंगे। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में दाखिल होकर तारीख रकम की है, जिसके बाद टीम की खिलाड़ी निशा वारसी के घर में जश्न का माहौल है। घर वालों को पूरी उम्मीद है कि इस बार उनकी बेटी की क़यादत में टीम मुल्क के लिए मेडल जरूर लेकर आएगी और मुल्क के साथ साथ उनका भी नाम खूब रोशन करेगी। निशा के घर वाले और उनके रिश्तेदारों ने टीम इंडिया जिंदाबाद और मुल्क जिंदाबाद के नारे लगाकर खूब मिठाइयाँ भी तकसीम की। निशा के वालिदैन भी अपनी लाडली की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे। आज हम ये खुशी बयान नहीं कर सकते सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। आज क्या नाम है, जो सपना जो हम सजा रखा है हमने वो पूरा होने जा रहा है। आज इंशाल्लाह जीत कर आओगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तुम्हारे साथ में, दुआएं तुम्हारे साथ है सबकी, पूरा देश दुआएं मांग रहा है, हम ही नहीं, जितने भी बच्चे गए सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीत कर आएँ। तो पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे दुआएं मांग रहा है और अपने बच्चों के लिए ये मनोकामना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे गोल्ड लेकर आएँ। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जी बहुत अच्छा हुआ है ये, हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं और काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं अपने बच्चों से, अपने देश के लिए, ये देश का नाम रोशन करें। निशा से बात हुई थी जी, क्या कह रही थी निशा? बस यही कह रही थी कि मम्मी दुआ करना कि हम इस टीम से जीत जाएं। उनका बेटा बेफिक्र होकर खेलो, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जब इन लोगों ने 3 मैच लगातार हारे तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें हम लोग की कम हो गई थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने वापस कमबैक किया है और जो आज का उनका प्रदर्शन है, तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। एंड आई विश, वी ऑल विश कि हम लोग जीतेंगे और गोल्ड लेके आएंगे। ये कहना चाहता हूँ जी कि आज बड़ी, इससे ज़्यादा खुशी और कोई हो ही नहीं सकती कि आज हमारी बेटी निशा जो इस मुकाम पे पहुँची है और पूरी टीम को आज पूरी बधाई देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही जो है खेलती रहें और आगे इसी तरीके से बढ़ती रहें। निशा वारसी के अहले खाना बेहद गरीब हैं। हरियाणा के सोनीपत के एक गांव कालूपुर में सिर्फ 25 गज के मकान में निशा के घर वाले रहते हैं। निशा वारसी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनकी 3 बहनें हैं, 1 भाई है। 2016 में निशा के वालिद को फालिज का अटैक हुआ था, जिसके बाद घर वालों के सामने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन निशा के घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी और निशा के हौसले को कायम रखा और इसी का नतीजा है कि आज इसी हौसले के दम पर निशा वारसी ने ओलंपिक में जाने वाली हॉकी टीम में अपनी खास जगह बनाई।
निशा के वालिद सोहराब का कहना है कि वो एक छोटे से मकान में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी गुर्बत का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को टीवी पर खेलते हुए देखें और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। निशा के वालिद का कहना है कि उन पर जब फालिज का हमला हुआ तो उनकी उम्मीदें टूट गई थी कि बेटी को अब कैसे खिलाएंगे, लेकिन कोच प्रीतम स्वाच ने उनको हौसला दिया और आज इसी हौसले की बदौलत उनकी बेटी ओलंपिक में खेल रही है और हमें भी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है। खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में सितम की बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया में मुसलसल बारिश से मामलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फजाइये की टीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 2200 से ज्यादा लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं दतिया में मुसलसल बारिश और नदियों में तुगयानी के सबब 100 से ज्यादा गाँव को खाली करवाया गया है। दतिया में अब भी 2500 से ज्यादा लोगों के सैलाब में फंसे होने की खबर है। वहीं शिवपुरी में भी 2000 से ज्यादा लोग अब भी सैलाब में फंसे हुए हैं। मुसलसल बारिश के बीच सिंध नदी पर रत्नागढ़ माता मंदिर के पास तामीर किया गया पुल सैलाब में बह गया है, जिसकी जांच के अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी शराब का कारोबार रोकने के लिए हुकूमत ने असेंबली में बिल लाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए गैर कानूनी तौर पर शराब का कारोबार करने वालों को फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा देने के लिए असेंबली में बिल लाने का जहां ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के ऐलान पर तंज़ किया है। कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश हुकूमत के पास जल्लाद तो है नहीं, फिर फांसी की सजा कैसे होगी। मासूम बच्चियों के साथ जिना करने वालों को अदालत के जरिए फांसी की सजा देने के बाद भी कितने मामले इल्तवा में पड़े हुए हैं कि हुकूमत के पास जल्लाद ही नहीं है। कांग्रेस ने हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया कि जब शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ 10 साल की सजा का कानून में इंतजाम था, तब हुकूमत के जरिए गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाते थे, तो अब क्या मामले दर्ज किए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय कर लिया है कि शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ जो है बिल लाई जाएगी। यकीनन जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि शराब का गैर कानूनी कारोबार अगर मध्य प्रदेश में होता है तो उनको खिलाफ उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा देने को लेकर जो है असेंबली में बिल लाया जाएगा। असेंबली की अगर बिल की बात करें तो 9 अगस्त से मानसून सेशन शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। उसमें बिल पेश किया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस ने उस पर तंज करते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश हुकूमत के पास जल्लाद ही नहीं है तो फांसी की सजा कैसे दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरे मामले पर लेकर सियासत जारी है। जहां पर सैलाब को लेकर सियासत जारी है, वहीं पर फांसी की सजा को लेकर भी मध्य प्रदेश में एक नए तरीके से सियासत जारी हो गई है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से इस मामले में बयानबाजी कर रही हैं। मुनज़्ज़ा, वहीं मध्य प्रदेश के कई ऐसी जगह जहां पर बारिश की वजह से कहर बरपा है, वज़ीर-ए-आला ने हालांकि हालात का जायजा भी लिया। मुनज़्ज़ा, मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने खुद जो है हालात का जायजा लिया और वज़ीर-ए-आला जो है पल पल की खबरों को जो है सिचुएशन रूम से जो इस पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से जो है वज़ीर-ए-आला जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वज़ीर-ए-आज़म को बताएंगे कि उसमें अब तक जो राहत और बचाव का काम कहाँ तक किया जा चुका है। अब तक 5950 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया जा सका है, जबकि अभी बहुत सारे लोगों जो है 2000 से ज्यादा लोगों को बचाने की जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 70 टीमें जो है लगी हुई है और न्यूज़ 18 की
खबर के बाद न्यूज 18 उर्दू ने जो खबर दिखाई थी रत्नागढ़ ब्रिज के टूटने के मामले को लेकर, उस पर हुकूमत ने जांच कमेटी बैठा दी है और 24 घंटे के अंदर जो है PWD ने उस पर रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर मुल्ज़म आपको बता दें कि 2006 में इसी मकाम पर जहाँ पर रत्नागढ़ जो है ब्रिज टूटा है, वहाँ पर जो है 50 लोग बह गए थे। 2013 में वहीं पर जो है भगदड़ मची थी और 150 लोगों की मौत हुई थी और ये ब्रिज बनने के बाद हम देख रहे हैं कि ये ब्रिज बह गया है। तो वहां पर कांग्रेस ने भी इस पर सख्त नुक्ताचीनी की थी कि वो लोग जिन्होंने ब्रिज को बनाया था उनके खिलाफ जांच की जाए। तो हुकूमत ने जो है इस पर जांच के एहकाम जारी कर दिए गए हैं और 24 घंटे में इस मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। यमुना नदी के सतह में इजाफे के बाद लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद को सतही इलाकों में तैनात किया गया है। लोगों को सामान बांध कर तैयार रहने की हिदायत दी गई है। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद और मानसून की बारिश चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली के गांव से लेकर कॉलोनियों तक में रहने वाले लोग बारिश के पानी से परेशान हैं और जो लोग निचले इलाके में रहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से अलर्ट दे दिया गया है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है तो वो लोग नीचे से ऊपर आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग निचले इलाके में रहते हैं उन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं रहने के लिए और आप देख सकते हैं कि अस्थायी तौर पर वो अपने रहने की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है, पुलिस वाले इन लोगों को आकर कहकर गए हैं कि नीचे से आप लोग ऊपर आ जाएं क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, लगातार पानी हो रहा है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने जरूरी कामों पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने रहने की चिंता उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर सता रही है। तो हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग इंतजाम कर रहे हैं अपने रहने का और कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, हर साल ऐसे पानी भरता है? हाँ, ऐसे ही आता है पानी। बाढ़ आती है तो क्या करें, अपना यहीं पे आके बसेरा करते हैं। अच्छा। नीचे रहते हैं, नीचे रहने के बाद जो है सो अपना वो करते रहते हैं। तो इस बार पुलिस वाले आए थे आप लोगों को कहने, क्या क्या के गए? पुलिस वाले आए थे तो वो कह रहे थे अपने नीचे से ऊपर कर लो। अच्छा। रहने का सुविधा। अच्छा। और फिर चले गए थे वो लोग। अच्छा, तो उन्होंने कहा फिर आप लोगों ने यहाँ इंतजाम शुरू कर दिया? यहाँ पे इंतजाम करा आपने। तो जब हर साल पानी भरता है तो सरकार की तरफ से कभी कोई मदद मिली? सरकार से आप लोगों ने कभी मदद की गुहार की? ना, कुछ भी ना मिला हमको। आप लोगों ने अपने लोगों मांग की? आप लोगों ने? हाँ, नेता लोग आते हैं तो। कर्नाटक की काबीना में तोसी हो रही है, सीधा रुख करते हैं। तो आपको बता दें कर्नाटक की काबीना में तोसी हो रहा है। कर्नाटक की काबीना में तोसी हो रही है। आपको बता दें कि हालांकि कर्नाटक की काबीना में तोसी हो रही है लेकिन उसमें एक बार फिर जो है अक़लियतों को नुमाइंदगी नहीं मिली है और इस वजह से अक़लियतों में मायूसी। इससे पहले ही ये अंदेशा जताया जा रहा था कि काबीना में तोसी हो तो जाएगी लेकिन अक़लियतों को क्या उसमें नुमाइंदगी मिलेगी, जबकि कर्नाटक बीजेपी के जो अक़लियती लीडरान हैं उन्होंने ये दावा किया था कि बसवराज बोम्मई जो है अक़लियतों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन अब जबकि तोसी हो रही है तो सामने साफ हो चुका है कि अक़लियतों की नुमाइंदगी एक बार फिर नहीं की जा रही है। ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು KS ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. कर्नाटक के काबीना में तोसी जारी है, वुज़रा हलफ ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मुहर्रम को लेकर यूपी में डीजीपी ऑफिस से जारी गाइडलाइन पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में शिया और सुन्नी उलमा के गाइडलाइन पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मेरठ में भी मुहर्रम कमेटी और जमीयत उलमा के मकामी जिम्मेदारान ने डीजीपी ऑफिस से जारी हिदायत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है। शिया और सुन्नी मिली तंजीमों के जिम्मेदारान का कहना है कि मुहर्रम अल हराम में मजालिस और जुलूसों के इनकाद को लेकर अब सुन्नी और शिया फ़िरक़े में किसी तरह के तनाज़े का कोई मामला नहीं रहा है और गुज़िश्ता सालों में भी इस मौके पर किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। ऐसे में इन मामलात को गाइडलाइन की आड़ में मंजर आम पर लाकर नए तनाज़े को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो सूबे के नज़्म नस्क़ के लिए मसला पैदा कर सकती है। ऐसा लगता है कि डीजीपी कार्यालय में बैठे किसी असामाजिक तत्व ने इन बिंदुओं को जोड़कर पूरे प्रदेश के अमन व अमान को प्रभावित करने की कोशिश की है, साजिश की है एक लिहाज, और इससे पूरे यूपी में एहतजाज हो रहा है। गाइडलाइन पहले भी जारी की गई, लेकिन इस तरह के ये बिंदु शामिल नहीं किए गए कि सुन्नियों के साथ असामाजिक तत्व, शियों के साथ असामाजिक तत्व, हिंदू भाइयों के साथ असामाजिक तत्व शामिल किया। इसकी हुकूमत की जानिब से कुछ गाइडलाइनें जारी की जाती हैं। ईद पे भी गाइडलाइन जारी की गई, बकरीद पे भी की गई और भी इससे पहले भी की गई, लेकिन अब जो मुहर्रम पे गाइडलाइन जारी की गई है डीजीपी की तरफ से, वो बहुत ही गैर मुनासिब है। और उसकी असल वजह ये है कि आज इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर शिया सुन्नियों का कहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ताज्जुब है इस बात का कि इस वक्त भाजपा हुकूमत ने इस तरह के पॉइंट कर के शियों में ये मसले खड़े हो जाते हैं, सुन्नियों में ये मसले खड़े हो जाते हैं, इस किस्म की जो बातें पैदा करी है ये गैर मुनासिब है। इससे उन लोगों को मौका मिलेगा जो शर पैदा कर सकते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।